तो फिर से स्वागत है आपका आपके इस नए सेशन में। तो जैसा पीछे हम लोग जो सवाल बना चुके थे 40 तक कंप्लीट हो चुका था और अब हमारे पास इसके बाद का जो सवाल है जो कि 41 से स्टार्ट होगा तो उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो 40 तक का सवाल जितना भी था हमारे पास उसको एकदम ब्रीफली सही तरीके से सबका यूज़ कहाँ किसका कैसा यूज़ कौन कौन सा कॉन्सेप्ट सिखाता है, कहाँ से कुछ और ज़्यादा चीज़ सीख सकते हैं, सब चीज़ को वहाँ मेंशन किया गया। उन सबको भी देखिए क्योंकि वो वैसा सीढ़ी है जो आपको 41 नंबर सवाल तक को बनाने का हथियार देगा अगर कहे तो हर एक सवाल कुछ न कुछ नया सिखाया जाता है और ये तो IIT फाउंडेशन है तो यह हर सवाल कुछ नया सिखाने की काबिलियत तो चलिए क्या क्या सिखा देगा ये हम बता नहीं सकते और आप इसकी तुलना भी नहीं कर सकते क्योंकि आप इस बुक की महानता, इस बुक की जो पहुंचाने का जो इसका सफ़र तक पहुंचाने का जो इसका रास्ता है वो रास्ता बहुत तगड़ा रास्ता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए 40 तक कंप्लीट कर लेने के बाद 41 का स्टार्ट करेंगे। तो हमारा इट्स टाइम टू स्टार्ट नो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 41 नंबर सवाल हमारे पास ये है कि गिवन दैट carbon 14 decays at a constant rate in such a way that it is reduced to 25% in 44 years. Find the age of a tree in which the carbon is only 6.25% of the original. कह रहा है कि कोई हमारे पास का पेड़ है और वो पेड़ क्या करता है कि जो कार्बन हमारे पास है उस कार्बन को 25% रिड्यूस कर देता है जो कि 1224 या कहें तो 1244 ईयर्स उसको ख़त्म करता है। जो हमारे पास था अब वो उतना नहीं रहता बल्कि 25% ख़त्म हो जाता है। पहला पोर्शन ये रहा। दूसरा पोर्शन ये कह रहा है कि कितना साल अब और लगेगा हमारे पास या कितना साल लगेगा शुरुआत से अब तक जो कार्बन हमारे पास रहेगा वो 6.25% ही रहेगा। अब जो 25% था वो नहीं बल्कि 6.25% ऑफ द ओरिजिनल इतना था उसके 6.25% रिड्यूस हो जाएगा कितने साल में। तो सवाल का मेन जो पूछने का ये है कि आपको ईयर बताना, टाइम बताना है। सवाल जैसा कि दो पार्ट में दिया गया फिर से। तो पहला पार्ट में हमारे पास P का वैल्यू P मान लेते, लेट ये माना जाता है हमारे पास कि जितना भी वहाँ पे कार्बन था वो P है। लेट द कार्बन इज P। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर डिकेइंग 25%। तो अब जो 25% के बाद जो रहेगा वो हमारे पास 25 × 100 और जितना था उसका कहने का मतलब P/4 अब वो बचेगा P/4। अब पहले P था अब P नहीं रहेगा जो कि P/4 बन जाएगा। और जो हमारे पास पूरा रूप से P/4 बनता है अगर वो मैथमेटिकल टर्म में देखा जाए या CI और SI के टर्म में देखा जाए तो वो अमाउंट बन जाएगा क्योंकि लास्टली हमारे पास यही बनता है। अब उसके बाद रेट तो हमको दिया नहीं गया है, टाइम दिया गया जो कि ये है हमारे पास इतना ईयर्स 1244 ईयर्स। अब उसके बाद हमको इस सवाल में अब जो हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पे इसको जितना भी इसका वैल्यूज है सबको रखा जाएगा तब उसके बाद हम लोग आगे का सफ़र देखेंगे। तो A का वैल्यू P/4 ये तो P है। 1 + R का वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है जो कि दिया नहीं गया है। N का वैल्यू हमारे पास ये दिया गया है। हालांकि P से कंप्लीट खत्म होता है जो कि 1/4 = 1 + R/100 और उस पे जो बचता है वो ये होता है।
तो यहाँ तक हमको ये समझ में आया कि ये हमारे पास 1/4 किसी 1/4 की वैल्यू ये आता है। यहाँ तक सवाल को समझना है। अब आगे का जो हमारे पास सवाल है वो कहा जा रहा है कि कब अमाउंट जो है वो हमारे पास डिके हो या कहेंगे डिकेइंग एट या कहेंगे रिड्यूस टू, लिखते हैं अमाउंट जो है रिड्यूस टू 6.25%, इतना बन जाएगा। तो इतना बन जाएगा तो इसमें भी तो पूरा हमारे पास P था और P के बाद ये इतना घट जाए तो इतना घट जाए तो यहाँ पे ये बन जाएगा। तो ये 6.2%, जैसे यहाँ से 25% रिड्यूस हुआ था तो सेम उसी तरीके से 6.25% यहाँ पे रिड्यूस होता है। जिस तरह से यहाँ किया गया था सेम वही काम यहाँ है, बस 25 के 6.2 को रिप्लेस कर देता है। और जब इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ पे ये बनेगा और देखा जाए तो 25 से ऊपर नीचे कट होगा तो ये 25 ये हो जाएगा 4, फिर ये और ये 4, मतलब 1/16। हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब जितना पहले था हमारे पास, और P भी आएगा, बिल्कुल यहाँ P आएगा, जितना हमारे पास था P, कहने का मतलब P था हमारे पास पूरा इन्वायरमेंट में, और पहला केस में तो इसको 25% निकाल करके इसको बना दिया गया था P/4, जिसका हम लोग यहाँ पे पूरा निष्कर्ष बता चुके। अब जो है ये कहा जा रहा है कि अब हमको इसी P में से 6.25% वो हटाना है और जो बच जाएगा वो बताना है। तो वहाँ पे ये बताता है कि 1/16 पार्ट जितना P था अब वो 1/16 पार्ट हो जाता है। तो यहाँ अमाउंट जो है मतलब हो जाता है, मतलब 10 रुपया था, पूरा मेरे पास ब्याज जुड़ करके 15 रुपया हो गया तो अमाउंट कहलाया। उसी तरीके से P जो है पूरा काट छाट करके जितना भी कुछ करना था अंतिम में 1/16 बच जाता है P का, तो अमाउंट कहलाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे उसको अमाउंट का नाम दे दिया गया है। अब उसके बाद हमारे पास अमाउंट हो गया R, तो R ही है, वो तो हम लोग जानते नहीं, R ही है। जबकि टाइम यहाँ से मांगा जा रहा है, तो फिर से इस सवालों को इसी तरह वैल्यू के ऊपर रखा जाएगा। तो वह अमाउंट बराबर हो जाएगा P × 1 + R/100, इस पे पावर n है। अमाउंट की वैल्यू 1/16 P और ये हो जाएगा P, जबकि अमाउंट लिख चुके, n का वैल्यू हमको निकालना है। यहाँ पे 1/16 = 1 + R/100 और इस पे जो है n आया और इसी n को खोजना है। हम इससे पहले हम जैसे भी बताए 41 नंबर का जो सवाल है हमारे पास, उससे पीछे का जो सवाल था शायद 40 नंबर का ही सवाल में ऐसा हुआ था कि कोई पहला पोर्शन का जो हमारे पास एक क्वेश्चन था वो पूरा रूप से उठ करके या पूरा रूप वहाँ आ करके सेकेंड पोर्शन में यूज हो जा रहा था। तो इसी वजह से हम यहाँ कुछ ऐसा बन गया है, यहाँ सेकेंड केस में ऐसा कुछ बन गया कि जो ये पूरा इक्वेशन 1 था इसको उठा करके यहाँ पे रखा जा सकता है, इसके अंदर रखा जा सकता है। रखने का एक तरीका है जो कि तरीका ये है कि 1/4 यहाँ पे पावर 2 लिख सकते हैं, 1 + R/100 और इस पे जो पावर n लिख सकते हैं। आप लोग शायद देख रहे हैं कि 1/16 को 1/4 लिख सकते हैं, और 1/4 का जो वैल्यू है वो हमारे पास बना चुके या पहले से दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे पुट हो जाएगा फाइनली। तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे 1/4 को 1 + R/100 पे जो पावर 1244 से रिप्लेस किया जाएगा, और रिप्लेस करके यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ये, अब पे जो पावर 1
टू है ये भी यहाँ चले आएगा, और यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि रेट जो है कांस्टेंट है, रेट जो है घटने का जो क्रम है, घटने का जो क्रम है वो बिल्कुल सेम है, घटने का जो क्रम है वो बिल्कुल, रेट जो है घटने का वो हमारे पास उसी तरीके से घट रहा है। तो रेट में पहले भी नहीं बताया गया कि रेट में कोई चेंज होगा, क्योंकि कोई काम के जैसे हम जिस तरह से काम करते हैं उसी एफिशिएंसी से हम काम, उसी रेट से काम, जैसे 1 घंटा हमको बनाना पड़ता है वीडियोस, तो लगातार या कहे तो अभी तक हमारे लिए 1 घंटा ही उसी तरीके से काम करने का जो एफिशिएंसी है वो एक ही रहेगा, जब तक हम मेरे एक टाइम पीरियड, जब तक मेरा अगर बोले तो एक तरह का शरीर रहेगा या एक तरह का एफिशिएंसी रहेगा शरीर में, तो उसी तरीके से काम हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट। तो आर यहाँ कोई चेंज नहीं है, अगर चेंज होता तो सवाल में पहले हमको बता देता। और उसके बाद यहाँ पे जैसा एक्सपोनेंट का लॉ है वो उस तरह से पावर इनटू पावर हो जाएगा, जो कि बाद में ये बन जाएगा हमारे पास 2488 इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 अब पे जो पावर है n। अब फिर से एक्सपोनेंट के लॉ के हिसाब से बेस हमारे पास सेम है, अब बेस सेम हो जाने की वजह से जो पावर है वो हमारा सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में इक्वल टू हमारे पास है, इक्वेट है, इसका वैल्यू बराबर, ये नीचे का बेस बराबर तो ऊपर का जो पावर है वो भी बराबर होगा। तो फाइनली n का जो यहाँ वैल्यू आ जाता है वो हमारे पास 2488 निकल के आता है। और अब यहाँ से 2488 ईयर्स में हमारा ये हमारा जो है जो P था वो घट करके अब हमारा 6.25% पे आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली ये कहा जा रहा था कि 2488 ईयर में हमारा घट करके जो जितना भी कार्बन था वो घट करके 6.25% ऑफ इट्स ओरिजिनल पे आ जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द 41 नंबर का जो सवाल था। और उसके बाद हमारा 42 का जो सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं, 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं और 42 नंबर की ओर आ चुके हैं और आ गए हैं। तो अब हमारा 42 नंबर का जो सवाल है उसको बनाया जाएगा। तो 41 नंबर का सवाल कंप्लीट के बाद 42 और 42 के नियमानुसार हम लोग सबसे पहले 42 का जो सवाल है उसको पढ़ते हैं। 42 में राजू बोरोड 3500 फ्रॉम गिरी at 10% per annum under simple interest after 2 years. When Raju wanted to clear the debt, Giri instead him to pay the amount at compound interest. What is the difference in amount between the two? अच्छा, सवाल बस कुछ ज़्यादा है नहीं। सवाल ये कह रहा है कि कोई पहला पर्सन है वो दूसरे पर्सन को क्या होता है देता है कुछ रुपीज़, और उस रुपीज़ के लिए वो टाइम भी बनाता है और उस रुपीज़ को लौटाने के लिए इसका लिए रेट भी बनाता है। तो कोई तीसरा पर्सन का यहाँ पे आ जाता है मेल मिलाप, और तीसरा पर्सन क्या करता है कि जो रुपीस था, जो टाइम था, जो हमारे पास ईयर्स था, उन सब को सीआई बना करके या कहे तो सीआई के अंदर उसको सॉल्व करके या सीआई के तौर पे उसको पैसा चुका देता है फर्स्ट पर्सन को। लेकिन सेकेंड पर्सन से जो बात हुई थी वो सिंपल इंटरेस्ट पे बात हुई थी। तो कहने का मतलब हमको चुकाना चाहिए था एसआई के तौर पे, हम चुका दिए सीआई के तौर पे। तो हमको कितने का जो दोनों पैसा में डिफरेंस हुआ वो बताना है। सवाल का सीधा मतलब है कि आप एक बार एसआई निकालिए, सवाल का दूसरा मतलब है कि आप सीआई निकालिए और दोनों का डिफरेंस बताइए, वही बस हमको जानना है। सवाल ये कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू हमारा सवाल सबसे पहले जो डाटा है वो सबसे पहले P दिया हुआ है, ये R जो हमारे पास वो R दिया हुआ है 10%, और जो हमारे पास टाइम है वो 2 ईयर के लिए दिया गया। सबसे पहले SI की बात करते हैं, SI यहाँ निकाल लेते हैं, SI हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। अब फिर उसके बाद हम लोग CI की बात करते हैं।
SI निकाला जाए तो ये यहाँ पे अच्छा पूरा फॉर्मूला सहित लिख देते ताकि आप लोग को खास दिक्कत ना हो। T/100, P का वैल्यू ये हमारे पास ये 10, ये 2, ये नीचे 100, 2 जीरो कैंसिल होता है तो यहाँ हो जाएगा 700। मतलब SI के तौर पे अगर उनको देना होता तो वो 700 रुपया ज़्यादा करके देते, जो कि इंटरेस्ट के तौर पे था। लेकिन ये हुआ कि CI के तौर पे दिए हैं, तो CI में हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो ये बन जाता है। और ये अगर P नहीं है तो यहाँ अमाउंट ऑफ CI, और अगर P आ गया है तो यहाँ हमारे पास P। बस यही बताना था यहाँ पे। और ये पूरा अब जो सवाल हो, अब जो हमारे पास डाटा जो इस पर पुट होगा वो बताना है। तो P का वैल्यू जो है 35,100 सॉरी, R का वैल्यू 10/100, इस पे जो वैल्यू है ये 2 ईयर के लिए। अब P में हम लोग 3500 तो लिख ही देते हैं, आराम से इसको बना सकते हैं। 110/100 फिर 110/100 माइनस 3500, ये कैंसिल, ये कैंसिल होता है। तो कहने का मतलब 35 × 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3500। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। 5 ये आता है जो कि यहाँ पे ये था, और इसमें से हमको 3500 माइनस करना है। तो 35 यहाँ से माइनस किया जाता है तो यहाँ पे बन जाएगा 35, और यहाँ पे कहानी इसका बनता है ख़त्म। तो यहाँ पे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 735 रुपीज़ ये इंटरेस्ट के तौर पे होता है। हमारे पास इंटरेस्ट के तौर पे होता है CI के लिए, और SI के लिए हमारे पास 700 होता है इंटरेस्ट। तो डिफरेंस इन मनी, डिफरेंस अगर देखा जाए तो CI माइनस SI देखा जाएगा, और ये 735 माइनस 700 इक्वल टू 35 रुपीज़। 35 रुपीज़ द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। और यही सवाल हमारा मांगा जा रहा था कि 35 रुपया ज़्यादा उनको दे दिया गया है फर्स्ट पर्सन को, जिनका नाम राजू है। तो दैट्स ऑल फॉर इट। तो 42 का जो सवाल वो ख़त्म होता है, 43 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर का सवाल हमारे पास है। तो 43 नंबर का सवाल पहले देखते हैं, समझते हैं। दिया गया पर्सन बोरोड ए सम ऑफ 9,000 एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, रिपेड एन अमाउंट ऑफ 1900 at the end of first year. Find the amount that he has to pay at the end of next 2 years in order to repay the rest of the loan completely in a single installment. सबसे पहले सवालों को समझना है। उसमें सवाल में ये कह रहा है कि आपके पास P दिया हुआ है, आपके पास R दिया हुआ है, और फर्स्ट ईयर तक में जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, उस कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत 1900 मतलब कहे तो 1900 रुपीज़ को पे कर दिया जाता है पहले साल में, या कहे तो फर्स्ट ईयर में। तो 1900 से तो कुछ होगा नहीं, 1900 से कुछ होगा नहीं, जबकि अमाउंट जो लिया गया है वो 9000 लिया गया। लेकिन पहला ईयर में 1900 जो वो पे कर दिया जाता है। तब कहता है जो CI के तौर पे बात हो रही है, और कहा ये जा रहा है कि जो दूसरा इंस्टॉलमेंट में या दूसरे साल में सारा पैसा चुका देना है। नियम ये सारा पैसा दूसरे ईयर में चुका ही देना है। तो आपको ये बताना है कि जो दूसरे ईयर में हमको पैसा चुकाना है
वो कितना रुपए दूसरे ईयर में चुकाना है। फुल्ली रुपीज़ की बात हो, मैं दूसरे रुपए में हम सारा कहानी ख़त्म ही करना। सबसे पहले डाटा को लिखते हैं। सवाल आप लोग समझ ही गए हैं, बहुत आसान है जैसा हम जान रहे हैं। 9000 था, आर जो वो 10% था, टाइम जो था वो फर्स्ट ईयर के लिए था, और इसमें जो रुपए चुका दिया गया है 1900 रुपीज़ जो है वो पेड कर दिया गया, पेड कर दिया गया, पेड कर दिया गया है फॉर फर्स्ट ईयर में, जो कि हम टाइम 1 ईयर के लिए लिख दिए। सीआई की बात हो रही है तो सारा पहला ईयर में कितना रुपीज़ बनता है, नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं पहला ईयर में 1900 रुपीज़ चुका दिया गया, तो पहला ईयर में कितना रुपीज़ बनता है वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहला ईयर के लिए अमाउंट फॉर 1 ईयर, उसके लिए हम लोग सेम वही फॉर्मूला की तरफ जाएंगे, और ये फॉर्मूला हमारे पास ये रहा। अमाउंट निकालना है, जबकि यहाँ पे 0 × 1 + r जो कि 10 है, जो कि 100 है, नीचे में ये 1, और जब गौर से देखने पे यहाँ समझ में ये आता है कि डबल 0 कैंसिल, ये हो जाता है 9900। पहला ईयर में हमको ये रुपीज़ देना था, मतलब पहला ईयर में अगर हमारे पास 9900 रुपीज़ अगर चुका दिया जाता तो दूसरे ईयर में बात नहीं पहुंचती, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे कुल मिला के जो पैसा चुकाया गया है वो हमारे पास मात्र 1900 रुपीज़ चुकाया गया। तो ये पहला ईयर के लिए यहाँ पे 1900 रुपीज़ माइनस होगा, और यहाँ पे बन जाएगा 8000 ओनली, 8000 ओनली बन जाएगा, बिल्कुल 8000 बनेगा। 8000 रुपीज़ से दूसरे साल में सीआई चालू होगा, और जितना रुपीज़ बन जाता है वही उसको चुकाना है दूसरे ईयर में पूरी रूप से। तो अब जो हमारे पास P बनेगा फॉर सेकेंड ईयर वो हो जाएगा 8000, और उसी रेट से बढ़ेगा। टाइम जो है हमारे पास 2 ईयर हो जाएगा, क्योंकि 2 ईयर के लिए बताया जा रहा है कि 2 ईयर में कितना आप पे करेंगे, तो 2 ईयर का टाइम हो जाता है हमारे पास, और यही हमको निकालना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसको अमाउंट निकालते हैं फॉर सेकेंड जो केस है उसके लिए। तो यहाँ पे ये सेम वही चीज़ होगा अप्लाई, 1 + 10/100, और इस पर जो हमारे पास n है वो हो जाएगा 2। इसको अगर यहाँ ऐसे, यहाँ पे फिर ऐसे 2 0 यहाँ से कैंसिल, 2 0 यहाँ से कैंसिल होता है, जो कि 8 0 11 फिर 11 हो जाता है। अब अगर देखा जाए तो 121 × 8 यहाँ ऐसे आएगा 9680 is the final 9680 is the final rupees that he has to pay to the first person। तो ये रुपीज़ जो है हमारे पास, ये रुपीज़ पहला पर्सन को चुकाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये होता है। अब उसके बाद 43 का जो सवाल होता है उसको एकदम ब्रीफली बना लेने के बाद अब 44 की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर का जो सवाल है उसकी ओर हम लोग उसके तक सफ़र तक पहुँच चुके हैं। तो हम सवाल पढ़ते हैं 44 नंबर का। दिया गया है कि सर्टेन सम वाज डिपॉजिटेड इन ए बैंक एट 6% पर एनम, आगे एट सिंपल इंटरेस्ट for 3 years had it been deposited at a rate of interest 2% per annum more, the interest received would have been 750 more, find the sum। पूछा ये जा रहा है कि अगर कोई हमारे पास P है, सवाल ये कर रहा है कि कोई P है और उस P में 6% का रेट के साथ सिंपल इंटरेस्ट जो कि हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट के तौर पे और 3 इयर्स तक का काम चल रहा है। इसमें क्या होता है कि कुछ रुपीज़ बन जाता है अमाउंट के तौर पे या एसआई के तौर पे,
हाँ, एक बैंक में। और फिर क्या होता है कि अगर उस जो रेट है, जो 6% का जो एक्चुअल रेट था हमारे पास, अगर उस रेट को 2% और बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास जो अब बनेगा एसआई के तौर पे, वो हमारे पास 750 रुपीज़ ज़्यादा बनेगा। तो इसी सारे डाटा को जो 750 रुपीज़ बढ़ जाता है पहले के कंपैरिजन में, उसी सब को देखते हुए हमको पी को निकालना है कि व्हाट वाज द पी देन, तो ये हमको जानना है। तो प्रिंसिपल को तो जैसा नियम है उसको पी मान लिया जाता है। सवाल हमको याद हो चुका है। रेट जो था वो 6% पे लग रहा था। टाइम जो पीरियड था वो 3 इयर्स के लिए था, ये सवाल कह रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है और एसआई की बात हो रही है। तो एसआई के लिए हम लोग जानते हैं कि सीधा नियम है कि पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, और P का वैल्यू P, R का वैल्यू 6, T का वैल्यू 3 बाई 100, आगे जाके 18P बाई 100 पे SI की जो बात है वो रुक जाती है। SI की जो बात है वो हमारा इस पे रुक जाती है। 6% ही न था, बिल्कुल 6% ही था। अब उसके बाद होता क्या है कि कहा ये जा रहा है कि ये आप SI निकालें। अब कहा ये जा रहा है कि अगर हमारे पास 2% ज़्यादा होता R, तो रेट ऑफ R अब 6% नहीं है, या कहें तो रेट 6% नहीं है, 2% बढ़ जाने के बाद 8% हो जा रहा है। और फिर से P का वैल्यू P ही रहा। टाइम जो है वो हमारे पास 3 इयर्स का ही होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसी टाइम पीरियड तक का बात है। तो इसके बाद हमारे पास SI की वैल्यू निकालते हैं, जो कि सेकेंड केस के लिए P इंटू आर इंटू 3 बाई 100, और ये बन जाता है 20P बाई 100, और ये SI। अब कहा ये जा रहा है कि अगर हमारे पास ये सब बातों को ध्यान रखा जाए तो जो पहला SI है जिसको SI1 नाम रखा दिया जाता है और दूसरे को SI2 नाम दिया जा रहा है, इन दोनों को देख करके अगर बोला जा रहा है कि अगर 2% ज़्यादा हो गया है तो ये SI का जो हमारे पास SI के लिए जो हमारे पास अमाउंट है, जो SI का जो वैल्यू है वो 750 या कहें तो 750 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाता है पहले वाले SI से। ये सवाल पहला कि पहले वाला SI के कंपैरिजन में जो दूसरा है वो 750 या कहें तो 750 रुपीज़ ज़्यादा हो जा रहा है। तो इस बातों को अगर गौर से देखा जाए तो ये इससे ये ज़्यादा है 750 रुपीज़ के कंपैरिजन में। तो क्या अगर हम इस 750 को इसमें जोड़ दें तो इसके बराबर हो सकता है। पहला केस तो ये निकल के आएगा। अब पीछे वाली सारी बातों को भूलना है। ये बात और ये बात तीनों को ध्यान में रखना है। तीनों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, जो SI2 है वो ज़्यादा है 750 अमाउंट की, तो 750 जो है वो ज़्यादा है रुपीज़ इनसे। तो क्या इसको अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर हो सकता है। ये पहला नियम। ये भी कर सकते हैं। दूसरा नियम ये कह रहा है कि अगर ये 750 ज़्यादा है तो क्या इसमें से 750 घटा दें तो ये आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं। तीसरा में ये करना है कि ये ज़्यादा है, ये कम है, ज़्यादा से कम घटा देंगे तो जो डिफरेंस था वो आ जाएगा। ये भी एक तीसरा हमारे पास सोच होगा। और सबका तीनों से एक ही इक्वेशन बनेगा, लेकिन तीनों को बताने का तरीका अलग अलग है बिल्कुल। तो किसी के भी साथ जा सकते हैं। तो हमको ये बताना था, जैसे सवाल बोल रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है, 750 ज़्यादा हो रहा है, 750 ये ज़्यादा हो रहा है, 750 ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसको क्या करते हैं, जो ज़्यादा है उसमें से 750 घटा देते हैं। ये कर सकते हैं।
तो ज़्यादा था, 2 रुपया में 2 ज़्यादा था। जैसे मान लेते 5 रुपीज़ में 2 ज़्यादा था 3 रुपीज़ के कंपैरिजन में। 5 रुपये में 2 ज़्यादा था 3 रुपये के कंपैरिजन में। तो इन सब को देख के 5 में से 2 रुपये को अगर घटा दिया जाए और इस 3 के बराबर ये क्या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। यही तरीका यहाँ पे यूज़ होगा कि जो ज़्यादा था उसको घटा देंगे, जिसमें ज़्यादा था उससे, तो जो कम था वो आ जाएगा और बिल्कुल जो कम था वो आ जाएगा। जैसे 5 3 2 में आया था तो वही कम जो है यहाँ आ जा रहा है। ये इक्वेशन यहाँ बनेगा, ये इक्वेशन यहाँ बनेगा और ये इक्वेशन से हम लोग आगे इसको बस निकाल लेंगे। करना क्या, ये P दोनों P को एक तरफ और दूसरे वालों को एक तरफ। तो कहने का मतलब 18P, अच्छा वैसे तो कर सकते हैं लेकिन एक और आसान तरीका ये है कि इस 18P को इधर ले जाते हैं, 750 को इधर लेकर आ जाते हैं, तो दोनों जिधर इक्वेशन के LHS साइड इक्वेशन का RHS साइड दोनों हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। अब पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है जीवन में, बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये इक्वेशन का नया रुख चेंज हो गया है। अब आगे अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे ये आएगा 20P 24P 18P बाय 100। देखा जाए तो यहाँ पे ये 6P बाय 100। 6 से अगर इसको काटा जाएगा तो ये आ जाएगा 125। हाँ 125 और P का वैल्यू यहाँ पे नथिंग बट 125 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 12500। बिल्कुल P के जगह पे 12500 यहाँ पे आया होगा, जिस वजह से 6% पे ये SI, 8% पे ये SI, ये SI, ये SI और दोनों का अगर डिफरेंस बोले तो ये हमारे पास हो जाएगा 750 रुपीज़, 750 रुपीज़। तो इट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। तो यही सवाल का मेन मोटिव था। मेन हमको यहाँ इक्वेशन यहाँ हम अक्सर देखे हैं, जैसे कि हम ऑफलाइन अगर यहाँ पढ़ाते हैं तो यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ाने में अक्सर ये इक्वेशन बनाने में बच्चे को गलती कर देते हैं। इसीलिए इस इक्वेशन को बनाने के लिए हम ज़्यादा इस पर जोर डालें ताकि जो हमारे पास वीकनेस ऑफ स्टूडेंट है या जो उसके अंदर जो कमी है उसको ये इक्वेशन अगले सवाल के तौर पे भर सके। तो बस यही यहाँ करना था और यहाँ पे ये हो जाता है लास्ट जो कि 44 नंबर का होता है। इसका 45 के बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो अब हमारे पास 45 नंबर का सवाल वो है और 45 नंबर का सवाल को पहले पढ़ते हैं। दिया गया है सम was split into 3 parts। बिल्कुल the first part was lent at 20% per annum for 2 years, the second part was lent at 10% per annum for 5 years, the third part was lent at 30% per annum for 4 years. Each was lent at simple interest and the simple interest realized from each was the same. Find the ratio of the first, second and third parts। तो यहाँ 45 नंबर का सवाल है हमारे पास और 45 नंबर सवाल को पहले समझते हैं। पहले ये कहा जा रहा है सवाल में कि कोई हमारे पास P है या कोई भी हमारे पास सम है रुपीज़ है, वो 3 भागों में बढ़ जाता है। अब किस तरह से बढ़ता है ये नहीं बताया गया, इक्वली या डिफरेंशियली ये भी नहीं बताया गया। और दूसरी बार में हमारे पास ये कह रहा है कि जो पहला पार्ट है वो किसी अलग रेट पे लग जाता है, कहे तो पैसा वो उधार में चला जाता है किसी अलग रेट पे किसी अलग ईयर के लिए, फिर दूसरा पार्ट अलग ईयर अलग रेट के लिए पैसा उधारी पे लग जा रहा है। तीसरा हमारे पास सेम जो तीसरा पार्ट था वो भी सेम इसी तरीके से इस पे होता है काम, वो भी किसी रेट किसी ईयर के लिए यूज हो जा रहा है।
तो कहा जा रहा है कि हमको ये बताइए जो पहला पी था, या कहे तो पहला पैसा जो लगा, दूसरा पैसा जो लगा और तीसरा पैसा जो लगा, उसका रेशियो बताना। रेशियो तो आप लोग भली भांति समझते होंगे, भली भांति। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं लेट द पूरा पैसा उसको x मानते हैं, जितना भी पैसा था उसको x मानने पे ये पैसा अकॉर्डिंग टू सवाल 3 भाग में जा रहा है, जिस पहला भाग को P1 कहते हैं, दूसरे भाग को P1, P2, तीसरे भाग को P3। पहला भाग के लिए रेट था हमारे पास 20% फॉर 2 ईयर, 20% फॉर 2 ईयर, टाइम जो है 2 ईयर के लिए था। और दूसरा पार्ट में अगर देखा जाए तो 10% फॉर 5 ईयर, दूसरा 10% फॉर 5 ईयर, टाइम जो 5 ईयर के लिए है। और तीसरा अगर रेट देखा जाए तो वो हमारे पास 30 ईयर फॉर 4 ईयर, 30% सॉरी फॉर 4 ईयर। 3 यहाँ पे काम हो जा रहा है और यही तीनों को हमको देख के P1, P2 और P3 निकालना है। We have to find P1, P2 and P3, ये सवाल कर रहा है। और तीनों जो है सिंपल इंटरेस्ट पे बात हो रहा है। जब सिंपल इंटरेस्ट पे बात हो रहा है तो हम सबको यहाँ पे SI1 नाम देते हैं, इसके लिए SI2, इसके लिए SI3, इसका भी नाम दे ही दे रहे हैं SI2। तो SI1 अगर देखा जाए तो वो निकलेगा हमारे पास P1 इंटू 20 इंटू T2/100। SI2 वो निकलेगा P2 इंटू 10 इंटू 5/100। और तीसरा अगर देखा जाए तो SI3 जो हमारे पास निकलेगा P3 इंटू 30 इंटू 4/100। यहाँ से अगर देखा जाए तीनों को हम लोग हॉरिजॉन्टली हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ से SI1 के लिए निकलेगा, SI1 के लिए 40p/100। एक चीज़ दिया गया जिसको हम लिखे नहीं, उसको हम आगे बता रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा 50p/2/100 और तीसरा में 120p/100। एक चीज और दिया हुआ था जिसको कहते हैं कि सर SI1 इक्वल टू SI2 इक्वल टू SI3, ये हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है। हमको निकालना है रेशियो इसका। तो जो इक्वेशन है उसको P1 में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आसान हो निकालना। तो देखा जाए तो SI1 इंटू 100, नीचे में 40, इसको P2 में बनाया जाए तो SI2 इंटू 100/50, इसको अगर P3 में बनाया जाए तो SI3 इंटू 100/120। तो यहाँ पे ये करना है। अब सवालों के अनुसार SI1, SI2 और SI3 जो था वो सेम है, जिस वजह से हमको इसको कैंसिल करना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको हमको निकालना है P1, P2 और P3, तो इसके वजह से तीनों को आमने सामने रख दिया जाएगा। तो यहाँ SI1 को हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल ही कर देते हैं। यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि तीनों सेम चीज़ है, तीनों हमारा सेम चीज़ है। तो कैंसिल कर लेने के बाद अब P1 के तौर पे ये बचता है और P2 के तौर पे ये बचता है और P3 के तौर पे ये बचता है। सबसे आसान काम है, ऊपर से सारे 100 को ख़त्म कर दिया जाए और अगर नीचे देखा जाए तो ये जीरो और ये जीरो को ख़त्म कर लेने के बाद 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/12, ये अंतिम क्षण या अंतिम पल में हमारे पास आता है। लेकिन इस रेशियो को अब जो है हमारे पास, इस रेशियो को कंप्लीटली ये फ्रैक्शनल में है,
फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, रेशियो हमारा फ्रैक्शन में अच्छा नहीं रहता है, या सवाल का जो आंसर होगा वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। तो इस फ्रैक्शन को अब हटा करके हमको कोई एक जो होता है वैल्यू, या कहे तो वैल्यू, वो हमको जानना है। तो वैल्यू जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको फ्रैक्शन से हटा करके, रेशियो सही है लेकिन आंसर बिल्कुल इसमें नहीं होगा, जहाँ तक हम पढ़े हुए हैं बिल्कुल होता ही नहीं है, होगा ही नहीं। तो इसको और इसको और इसको, इन तीनों को हमको किसी 3 रेशियो में लिखना पड़ेगा, जो कि इसी के तरह रेशियो हो, इसी का वैल्यू हो, इसी के तरह वैल्यू हो। तो इसको हम लोग एक वैल्यू में, एक इंटीजर के तौर पे लिखने में, तो उसके लिए क्या करते हैं, नीचे 12, 5, 4 ये सब का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम लेने के बाद अगर देखा जाए तो ये 60 बन जाएगा। एलसीएम ले लेते 60 ही बनेगा, एलसीएम क्या लेना, 60 ही बनेगा। अब हमको 60 पुराना है, तो 60 पुराने के लिए नीचे हम लोग क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग किसी फ्रैक्शन में नीचे या ऊपर किसी एक से सेम नंबर से इनटू करते हैं, तो ऊपर भी हमको सेम करना पड़ जाएगा। और सेम अगर इसको हमको 60 बनाना है, तो इसको 12 से इनटू, तो सेम ऊपर भी 12 से इनटू। और अगर हमारे पास 1/12 को 60 बनाना है, तो ऊपर से, नीचे से 5, फिर जाके ऊपर से भी 5। अब इसको अगर आगे देखा जाए, इसी काम को हम यहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ लेके जाया जाता है, और यहाँ लेके जाने के बाद हम लोग अगर देखा जाए, यहाँ हो जाता है 15/60 और रेशियो 12/60 रेशियो, उसके बाद 5/60। अब रेशियो में हम लोग नीचे का जो है उसको हम लोग आसानी से कट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है 15/12 रेशियो 5। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल जो आंसर होता है यही आएगा, 15/12 रेशियो 5। 45 का सवाल यहाँ पे होता है कंप्लीटेड। अब उसके बाद जो हमारे पास नया कॉन्सेप्ट या नया सीरीज का जो सवाल है उसकी ओर बढ़ते हैं, और उसको ही बनाना है। तो नाउ इट्स टाइम टू टर्न, या इट्स ओवर फॉर ऑल दिस।